जी ठीक है। अच्छा बच्चों, जहां से कोई इश्यू होने लगे ना आवाज का या स्क्रीन का, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, कल तक जो मैंने पढ़ाया था वहां से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। वहां तक क्लियर है या आगे कुछ पूछना है बता दें। कल हमने पढ़ा कि WBCs को हम मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, यही पढ़ा था। ये बच्चों आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा है? ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मिथ है कि हम इसको इस बेस पे डिवाइड करते हैं कि जो ग्रेन्युलोसाइट है इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट जो है इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है, ए ग्रेन्युलोसाइट में भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, बट डिफरेंस इज कि ग्रेन्युलोसाइट में आपके पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें हम मोनोसाइट की बात कर रहे हैं इसमें ग्रेन्यूल्स तो होते हैं बट नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैं कल वाला रिवाइज करा रही हूँ इसलिए स्पीड थोड़ी सी तेज रखूंगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक है, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में दो सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और फिर लिम्फोसाइट्स की मजीद 3 डिविजन हैं, सब डिविजन हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक जो मैंने बताया था। जी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। फिल का मतलब लविंग, और न्यूट्रो निकला है न्यूट्रल से, न्यूट्रल लविंग, यानी कि इसमें एसिडिक और बेसिक, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों किस्म के ग्रेन्यूल्स होंगे। ऐसे ग्रेन्यूल्स जो कि एसिडिक लविंग भी हैं और ऐसे ग्रेन्यूल्स जो बेस लविंग भी हैं। ठीक है, तो हम इसको क्यों न्यूट्रोफिल्स कह रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल कर देगा। ठीक। बेसोफिल्स, बेसिक लविंग, ऐसे सेल्स जिसमें ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं जो कि बेसिक डाई रिटेन करेंगे, जब उनको स्टेन किया जाएगा तो वो बेसिक डाई लेंगे, और बेसिक डाई ब्लू कलर देता है, बी से बेसिक, बी से ब्लू। ठीक, इनको कहते हैं बेसोफिल्स। इओजिनोफिल्स का हमने कहा कि ये पिंक या रेड, वैसे रेड होता है लेकिन आपकी बुक में पिंक भी लिखा हुआ है। ठीक है, पिंक या फिर एसिडिक डाई रिटेन करते हैं इसलिए, और उस डाई का नाम होता है इओसिन। जो डाई रिटेन करते हैं रेड कलर का होता है वो होता है इओसिन, आप हिस्टो में पढ़ोगे। इसलिए उस डाई की बेस पे हम इसको नेम दे देते हैं इओजिनोफिल। ठीक। फिर हमने पढ़ा कि ये जो न्यूट्रोफिल है इसमें न्यूक्लियस सेगमेंटेड होता है, 3 to 5 लोब्स होते हैं, और इसमें दो टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं। जो मैंने यहाँ पे कहा कि जो ये छोटे छोटे हैं इसको मैंने इओजिनोफिल बताया, इओजिनोफिलिक बताया, और जो ये मैंने थोड़े से सर्कुलर बनाए इसका मैंने कहा कि ये बेजोफिलिक है। ठीक, इओजिनोफिल में एक टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं इओजिनोफिलिक, और बेजोफिल में बेजोफिलिक। ठीक, इओजिनोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है कॉमनली, और बेसोफिल में नॉन सेगमेंटेड बट थोड़ा सा पिंच्ड न्यूक्लियस होता है। यहां तक क्लियर है? अब हम आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स की तरफ। ठीक, लिम्फोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स हैं बट नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं, जस्ट फॉर बेसिक किलिंग पर्पस। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोनोसाइट भी क्या है, एक पैगोसाइट है, मैंने कल बताया था। इसने जब किसी पार्टिकल को इनगल्फ करना है और उस पार्टिकल की किलिंग करनी है तो यही ग्रेन्यूल्स उस पार्टिकल के साथ फ्यूज करेंगे और अपना कंटेंट जो है उसमें रिलीज करके उसकी किलिंग करेंगे। तो इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं बट नॉन स्पेसिफिक हैं। मैं स्पेसिफिक का भी बताती हूँ आपको, आगे चल के बताती हूँ। अभी बस ये सुन लो कि जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसमें ग्रेन्यूल्स तो हैं बट नॉन स्पेसिफिक है। और लिम्फोसाइट्स का मैंने बताया कि इसमें सेंटर में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसने स्पेस एक्यूपाई की हुई होती है, और पेरिफेरी पे बहुत थोड़ी सी जगह साइटोप्लाज्म के लिए छोड़ी होती है। ठीक है, ये इसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। और ये सेल्स आपको ऑस्पी में आएंगे, लिख लो, ये सेल्स आपको ऑस्पी में आएंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन आएगी, आपको माइक्रोस्कोप में देख के बताना होगा। ये आपका एक स्टेशन होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि टीएलसी क्या होती है। ठीक है,
टीएलसी मैंने कहा कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये आपके ब्लड में जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं, जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनको मिला के टोटल अगर हम इन सारी कैटेगरी की बात करें तो आपके एक माइक्रोलीटर में या एक क्यूबिक मिलीमीटर में 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर तक डब्ल्यूबीसीज होने चाहिए। यानी कि अगर आपने एक ड्रॉप ब्लड लिया ना, एक ड्रॉप ब्लड, ठीक, उसमें 4000 से 11000 तक डब्ल्यूबीसीज होने चाहिए। मैं ये मिक्स प्रोपोर्शन बता रही हूँ, किसी स्पेसिफिक को नहीं बता रही, इसलिए क्योंकि हम टोटल काउंट की बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। बट मैंने एक टर्म यूज किया था डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, किसी को याद हो? एनीवन? जी जी, ये सभी किसको? अलग अलग परसेंटेज। मुझे समझ नहीं आया बच्चों। अच्छा मैं बताती हूँ। डिफरेंशियल में अलग अलग बताएंगे कौन सा डब्ल्यूबीसी कितने परसेंटेज प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली exactly. इसमें हमने बताना है कि ये लिख क्यों नहीं रहा, ये है हमारे पास डीएलसी। बच्चों थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, पहले मेरे पास था लैपटॉप टच स्क्रीन वाला, अब वो हो गया खराब जो कि यहाँ से बन भी नहीं रहा, तो तब तक मुझे इस दूसरे लैपटॉप पे गुजारा करना पड़ रहा है। ठीक है, डीएलसी, डीएलसी का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि जब हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करेंगे, किसी एक सेल की, कि इस सेल की काउंट इतनी है, इस सेल की परसेंटेज ब्लड में इतनी है टोटल में से, उसको कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि न्यूट्रोफिल आपके जो ब्लड में है तकरीबन टोटल डब्ल्यूबीसी में से, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में से 40 to 60 या 40 to 70% बनाते हैं। ठीक है, कितनी काउंट बनाते हैं? 40 to 60 या 40 to 70%। अब ये मैंने एक कैटेगरी की बात की, इसको कह दिया मैंने कि ये मैंने डिफरेंशियल काउंट बताई है न्यूट्रोफिल्स की। ठीक, इसी तरीके से हर सेल की जब हम अलग अलग काउंट बताएंगे कि इतनी परसेंटेज या इतनी काउंट इस टोटल में से इस सेल की है, उसको कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जी आप पे क्लियर है। किसी बच्चे को कहीं से समझ ना आए मुझे टोके, क्यों? क्योंकि मैं ये कल सारा कुछ आधे घंटे में पढ़ा चुकी हूँ, इसको मैंने रिवाइज अब 5 मिनट में कराना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड तेज करके पढ़ा रही हूँ। फिर हमने कल सेल्स पढ़े थे, ठीक है, हमने सेल्स में क्या पढ़ा, बल्कि अभी मैंने न्यूट्रो तो बताया ही नहीं है। सेल्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसीज हैं उसमें सबसे ज्यादा काउंट होती है न्यूट्रोफिल्स की, और ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है न्यूट्रोफिल्स। आप इसे इम्यूनो में भी पढ़ोगे, ठीक है, इम्यूनो आपके 3rd ईयर का और 4th ईयर का सब्जेक्ट है। न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स आपके पास सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा काउंट इसी की है, न्यूट्रोफिल्स की है, डोमिनेट करते हैं ब्लड में। और क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा काम ही नहीं कर। अच्छा, मोस्टली हमारे पास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनमें किसका रोल होता है? न्यूट्रोफिल्स का। इनका काम होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट ऑफ करना, ठीक है, और जहां जरूरत हो वहां पे ये फेगोसाइटोसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ऊपर, कल बताया था, एक दफा दोबारा बता देती हूँ कि ये ग्रेन्युलोसाइट तीनों, और एक ग्रेन्युलोसाइट में से ये मोनोसाइट, ये चार मिलके बनाते हैं फेगोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर नॉट फेगोसाइट्स। मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मार्क कराया था, ये एमसीक्यू आता होता है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे इयोजिनोफिल्स पे। ठीक है, इयोजिनोफिल्स का काम होता है मेनली पैरासाइटिक इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करना। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि क्या सुना होगा, पेट में कीड़े, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, या आपने सुना होगा किसी को इन्फेक्शन है, हुक वॉर्म का इन्फेक्शन है, टेप वॉर्म का इन्फेक्शन है। वो सारे क्या हैं? वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है, वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं।
और उन पैरासाइट्स ने जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन करना है तो कौन से सेल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के डिफेंस के लिए आएंगे, वो है इयोजिनोफिल्स। वो आएंगे, आके आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कराएंगे। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म? जिन्होंने पैरासाइट से लड़ना है और इनको किल करना है। ठीक है, तो इयोजिनोफिल्स का मेन रोल किसमें है? इयोजिनोफिल्स का मेन रोल है पैरासाइटिक इंफेक्शंस में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अप टिल नाउ? जी आप ही क्लियर है। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल सहरिश को पीनट से एलर्जी है, सहरिश ने खाई पीनट, सहरिश को हो गई एलर्जी। तो कौन से सेल्स हैं जो कि उस पीनट के अंदर वो जो एलर्जन है जिसने एलर्जी कॉज की है उसको रिमूव करने के लिए आएंगे, वो भी है आपके इयोजिनोफिल्स। ठीक है, और इयोजिनोफिल्स पैरासाइटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? इनका रोल जो जाता है। ठीक है, और जब इयोजिनोफिल्स बढ़ जाते हैं तो इसको कहते हैं इयोजिनोफिलिया। जब किसी सेल की काउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, समटाइम्स इट इज फिजियोलॉजिकल, समटाइम्स इट इज पैथोलॉजिकल, समटाइम्स वो आपकी बॉडी के लिए नीड है, ठीक है, टेम्पररी इंक्रीज हुई है, तो वो फिजियोलॉजिकल है, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन समटाइम्स इट इज पैथोलॉजिकल, कोई बीमारी है, उस कंडीशन की वजह से कोई स्पेसिफिक सेल लीनिएज या फिर टोटल सेल ही इंक्रीज हुए हुए हैं। जब भी कोई सेल इंक्रीज हुए हुए होते हैं तो उसको हम दो वर्ड से डिनोट करते हैं, या तो हम कहते हैं पीलिया या तो हम कहते हैं साइटोसिस। ठीक है, साइटोसिस हम कहाँ यूज करेंगे वो भी मैं बता दूंगी। फिलहाल हम यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, इयोजिनोफिल्स है तो इयोजिनोफिलिया आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जब बेजोफिल की तरफ जाते हैं, बेजोफिल का रोल भी किसमें है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये भी एक टाइप का एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से है, आपका इम्यून सिस्टम जो है ओवर एक्टिवेट हुआ हुआ होता है। ठीक है, ये आपके पास पूरा टॉपिक है आपकी नेक्स्ट क्लास में, तो आप वहां पढ़ोगे थर्ड ईयर में। उसमें भी किसका रोल है? बेजोफिल्स का। और बेजोफिल्स कितना बना रहे हैं? 0 to 2% काउंट। अब आपके पास एमसीक्यू आता है लीस्ट अबंडेंट ऑफ WBCs या लीस्ट अबंडेंट ऑफ क्या कहते हैं ब्लड सेल्स, तो आपके पास आंसर होगा बेजोफिल्स। ठीक है, इयोजिनोफिल्स 1 to 6%, जबकि बेजोफिल्स 0 to 2% बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम ए ग्रेन्युलोसाइट की तरफ। यहां तक हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए। अब ए ग्रेन्युलोसाइट का क्या फंक्शन है? ए ग्रेन्युलोसाइट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, आप लोगों में से किस किस को इन्फ्लेमेशन याद है? पैथो फर्स्ट ईयर थोड़ी बहुत याद है। याद है बेटा? याद है जी आप ही। उसमें मुझे जरा याद कराइएगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से सेल्स डोमिनेट करते हैं? एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स होते हैं और और क्रोनिक में क्रॉनिक में बेटा स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, मोनोसाइट्स जो मैक्रोफेजेस होते हैं। क्रॉनिक में मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है बेटा, मैं हाशिर यही पढ़ाया था कल भी, मैं वही रिवाइज करा रही थी अब तक, अब मैंने नया स्टार्ट किया। कल मैंने यही डिटेल में पढ़ाया था, आज मैंने जल्दी में पढ़ा दिया, यही पढ़ाया था मैंने कल। ठीक है, अच्छा आप ही मैं भी आया हूँ, मुझे पता नहीं। आपने अभी ज्वाइन किया? अच्छा बेटा, जी। मैं फिलहाल तो मैं लेक्चर के बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकती, एंड में पूछिएगा। ठीक है, अच्छा बेसिक ही पढ़ाया, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं पढ़ाई। मोनोसाइट, मोनोसाइट सेल्स हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन के, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के। जब भी कोई इन्फ्लेमेशन या तो शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, शो नहीं हो रही। क्या सबको नहीं शो हो रही? हो रही है शो। मरियम आपका ना हो रही है। नहीं अभी नहीं हो रही। आप ना लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। अच्छा मैं बता रही थी कि मोनोसाइट्स आपके पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फेक्शन में डोमिनेट करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि न्यूट्रोफिल्स के पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि
डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस की किलिंग के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन जब होती है एक्यूट फेज में, क्या काम हो रहा होता है, उस पैथोजन को हमने क्या करना होता है, जिस पैथोजन ने आके इन्फ्लेमेशन की है उसको हमने वहां से खत्म करना होता है, ऐसे होता है, किल करना होता है। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स की जरूरत है, वहां पे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, फैगोसाइट्स के तौर पे भी एक्ट करेंगे, ग्रेन्यूलर कंटेंट को भी यूज करेंगे और उस पैथोजन को वहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब जब पैथोजन वहां से रिमूव हो चुका है, ठीक है, या नहीं भी हुआ, समटाइम्स नहीं भी होता, क्रोनिक फेज में चले जाते हैं, तो जब क्रोनिक फेज में चले जाते हैं, आपके जो न्यूट्रोफिल्स है ना, इनका लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, 6 to 10 आवर्स होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, और वो भी आपकी ब्लड सप्लाई की बात हो रही होती है। अब लेकिन जब कोई इंफेक्शन क्रोनिक हो गया है तो किसी ऐसे सेल की जरूरत है जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे सके, फेगोसाइटोसिस का भी और किलिंग का भी। तो ये जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं ना, ये लॉन्ग लिविंग होते हैं। ये मोनोसाइट्स आपके ब्लड में तो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन जब ये आपकी सर्कुलेशन से निकल के जाएंगे आपके टिश्यूज में, तो आपके टिश्यूज में ये मंथ्स टू ईयर्स तक रह सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास लॉन्ग लाइफ स्पैन है, इस वजह से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फेक्शन में डोमिनेट कर जाते हैं, और ये आपकी WBCs की काउंट में 2 to 10% ऑलमोस्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में परसेंटेजेस नहीं लिखी हुई, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वहां काउंट लिखी हुई है, काउंट भी याद कीजिएगा, परसेंटेज भी याद कीजिएगा। ठीक, अब यहां तक ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट को मिला के हमने डिस्कस किए हैं फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, इनका काम क्या है, फेगोसाइटोसिस के जरिए एक्ट करना। ठीक, अब हम आगे लिम्फोसाइट्स की तरफ। अब ये जो लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट ये नॉन फेगोसाइटिक सेल्स है, ये फेगोसाइटोसिस नहीं करते। अब ये सारे के सारे WBCs आपकी इम्यूनिटी बना रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप की होती है, वैसे तो आपका इधर कंसर्न नहीं है, आपके चैप्टर में थोड़ा सा जिक्र है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, आपको समझ भी आ जाएगी। आपकी जो इम्यूनिटी है वो मेनली 2 टाइप की होती है। एक होती है इनेट, बड़ा गंदा लिखा जाता है इसके साथ, इनेट, और दूसरी होती है अडाप्टिव। एनीवन जो मुझे इसका ना डिफरेंस बता सके एक लाइन में कि इनमें क्या फर्क है। आप ही इनेट जो है, इनेट बाय बर्थ है, और एडेप्टिव जो है वो इन्वायरमेंटल हम लोग फैक्टर्स की एक्वायर वजह से करते होता हैं, है बाद में। एक एक करके मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। इनेट बाय बर्थ होता है, और अडेप्टिव जो है वो बाद में होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। ये कोई भी डिपेंड हो सकती है उसमें, अच्छा लेकिन वो सुनो आफ्टर बर्थ होता है। सुनो सुनो, ये जो इनेट है ना, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इनेट क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक। अब क्योंकि ये बाय बर्थ है, ठीक है, अब जब आप पैदा हुए हो, आप इसको लेकर आए हो तब, लेकिन आपका किसी भी पैथोजन के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ। बच्चों 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो इनेट होती है ना, क्योंकि वो बाय बर्थ है, और जब आप पैदा होते हो तो आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म से इनकाउंटर नहीं हुआ हुआ होता। ठीक है, तो आप जब आते हो आपको सारे स्टार्ट में एक ही जैसे लगेंगे, जितने भी आपके पैथोजेंस होंगे। तो जब वो फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आप नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हो। वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इज इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। डिटेल में नहीं बताऊंगी, एक एक लाइन दोनों के बारे में। और अडाप्टिव होती है जब आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को पहचान के स्पेसिफिक किस्म के मैकेनिज्म यूज करके स्पेसिफिक ही उस पैथोजन को टारगेट करो और उसकी किलिंग करो। एक ही मैकेनिज्म यूज ना करो सारे पैथोजन के लिए। ठीक है, आप
टाइम टू टाइम आपकी पहचान होती है, आप एक न्यू किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हो, उसको कहते हो अडाप्टिव। ठीक है। अब अगर इसको समझ नहीं भी आया ना तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे है नहीं करने वाला, ये इम्यूनो का है। बहरहाल ये बताने का मकसद ये था कि मोनोसाइट तक जितने भी सेल्स हैं ये सारे फेगोसाइट्स हैं, और फेगोसाइट्स इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इन सब का मेन एक्शन क्या है। मैंने आपको कहा फेगोसाइट है तो फेगोसाइटिक एक्शन होगा, तो सब के सब का किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे जब भी पैथोजन आएगा। इन्होंने इस तरीके से रिस्पॉन्स करना है कि फेगोसाइटोसिस करनी है, या आपने ग्रेन्यूलर कंटेंट को यूज करना है, उनको रिलीज करना है। मेनली फेगोसाइटोसिस के बाद इनके जो ग्रेन्यूलर कंटेंट है वो डिफ्यूज होते हैं। ठीक है। और किलिंग होती है, समटाइम्स ये रिलीज भी कर देते हैं। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, मुझे लग रहा है। पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। ठीक है। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं आपकी अडाप्टिव इम्यूनिटी। अब ये फेगोसाइट्स नहीं है, इन्होंने जो भी काम करना है पैथोजन की किलिंग के लिए फेगोसाइटोसिस से नहीं करना। किस तरीके से करना है फिर। इनके पास सेल्स होते हैं, मेनली बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है। इन बी सेल्स ने बनानी है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन करनी है। और टी सेल्स हैं, टी सेल्स ने या तो बी सेल की हेल्प करनी है एंटीबॉडीज वाले मैकेनिज्म में, या फिर डायरेक्ट सेल की किलिंग करनी है। वो मैकेनिज्म अभी फिलहाल आपका कंसर्न नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए डायरेक्ट टी सेल ने किलिंग करनी है। ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है ये अडाप्टिव इम्यून के स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, जो कि फेगोसाइटोसिस से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। इनके लिए एक वेल रेगुलेटेड मैकेनिज्म चाहिए, इनके लिए कोई वेल रेगुलेटेड मैकेनिज्म नहीं चाहिए। यहाँ तक मेरी बात समझ आई है। बच्चों मेरी बात। लिम्फोसाइट जी बेटा। लिम्फोसाइट्स दोबारा से बता दें। लिम्फोसाइट्स है ना, इन्होंने फेगोसाइटोसिस नहीं करनी। बस मेरी दो लाइनें सुनी, फेगोसाइटोसिस नहीं करनी, स्पेसिफिक मैकेनिज्म यूज करके पैथोजन की किलिंग करनी है। ये अडाप्टिव इम्यूनिटी बनाते हैं और बी और टी सेल के जरिए पैथोजन की किलिंग करते हैं। बस इतना याद कर लो। नॉन फेगोसाइट्स फेगोसाइटोसिस नहीं करनी, बी सेल्स यूज करके एंटीबॉडीज बनानी है और एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन करनी है, और टी सेल्स के जरिए से सेल की किलिंग करनी है। ठीक है। और ये अडाप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है, सिर्फ इतना याद रख लो। बाकी जो भी है ना वो आप डिटेल में, इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं बेटा। आपकी जो इम्यूनो की बुक है ना उसमें यही कुछ ही आपने पढ़ना है। फिलहाल हीमा में इतना आपके लिए काफी है। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो कि WBC क्या है, कितने हैं, क्यों हैं, कैसे हैं और किस लिए हैं, तो मुझे बताओ, मैं आगे चलूँ। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, क्या है, क्यों है, कितने हैं, कैसे हैं, कैसे मतलब दिखते कैसे हैं, ठीक है, और किस लिए हैं, यहाँ तक नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। सबको समझ आ गया तो मुझे जरा बता दो WBC क्या है। आयशा आप मुझे बताएं। आयशा आप मीटिंग में हैं, आप मुझे बताएं WBC क्या है। अलीजे। ये गलत बात है, बात करना शुरू करती हूँ बच्चे मीटिंग लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे समझ तो आए कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। आशिर मीटिंग में है। आपकी WBC जो है वो इन्फेक्शन से बचाते हैं, ये सेल्स जो है या तो फेगोसाइट करके या तो क्यों नहीं पूछा मैंने, क्यों नहीं पूछा मैंने, पूछा है कि WBC क्या है। WBC ब्लड सेल्स है, इतनी सी बात थी कि ब्लड सेल्स है। ठीक है।
और जब मैं पूछूंगी क्यों है, तब आपने बताना है कि इन्होंने इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, इन्फेक्शन से बचाना है। ठीक है। फिर मैं पूछूंगी कैसे हैं, तो आप उनकी शेप, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताओगे। ठीक है। किस लिए हैं, वही बात आ जाती है क्यों वाली, स्पेसिफिक फंक्शंस बताओगे। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, न्यूट्रोफिल्स के लिए एक बड़ा ही औखा सा, एक बड़ा ही मुश्किल सा वर्ड यूज होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। न्यूट्रोफिल के लिए एक वर्ड यूज होता है, पॉलीमॉर्फो, बड़ा गंदा लिख रहा है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। बच्चों तुम लोगों को कुछ समझ तो नहीं आ रही होगी ये क्या लिखा है, बस समझ लो। ठीक है। POLY, पोली, पोली का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है। मोर्फो, मोर्फो मीन्स MORPHO, मोर्फो, मोर्फो मीन्स फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म्स किस चीज की, न्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, न्यूक्लियस की मल्टीपल फॉर्म्स, ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस की मल्टीपल फॉर्म्स हो उनको कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है। एक मिनट, टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, ये अच्छा हो गया, ये काम करता है। अभी इस डायग्राम में इसकी मल्टीपल आपने फॉर्म्स वैसे तो ही नहीं बोलना है? है। जी बेटा। इस डायग्राम में, न्यूट्रोफिल्स की डायग्राम में इसकी मल्टी शेप्स तो नहीं है? बेटा मैं समझा रही हूँ, बस मैं देखिए एक इसकी। एक ऐसा तरीका ढूंढ रही थी किसी तरीके से मैं साफ सुथरा लिख सकूं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, ये वर्ड मोस्टली यूज होता है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, बेटा आप लोगों को शो हो रहा है ये टेक्स्ट, जी आप ही। ये जो है ना पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। अल्लाह जी, एक तो मैंने कलर ऐसा सिलेक्ट कर लिया, भाड़ में आपको चीज तो समझ आ गई है, जाओ। ठीक है। आप बस बोल लें। इसका मतलब होता है कि ऐसा सेल जिसकी न्यूक्लियस की मल्टीपल फॉर्म्स हो। अब आपने ये तो पढ़ा है ना कि जो ये होता है न्यूट्रोफिल होता है, इसकी 3 to 5 लोब न्यूक्लियस होती है, सेगमेंटेड। ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस है, उसमें 4 लोब वाला न्यूक्लियस भी हो सकता है किसी न्यूट्रोफिल में, किसी न्यूट्रोफिल में 5 लोब्ड हो सकता है, किसी में 3 लोब्ड हो सकता है ना। अब हो सकता है आप एक फिल्म देखो और उसमें आपको न्यूट्रोफिल्स नजर आए विद